कि आपका अपने शरीर का क्या नियम है, आपके फैमिली का क्या नियम है, आपकी सोसाइटी का क्या नियम है, स्टेट का क्या नियम बताए, और दैट नियम डिसाइड्स योर ड्यूटी। तो धर्म का अर्थ एक जगह ड्यूटी है, एक जगह नियम है, तो इसका पता चल जाता है। फिर आप धर्म से यानी लॉफुल इनकम, धर्म से नियंत्रित आपका अर्थ होना चाहिए। अब पैसा जितना चाहे कमाएं, लेकिन वो रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं होता है, देख ही रहे अफरा तफरी मची रहती है, क्योंकि आप पैसा तो कमाते हैं लेकिन लॉफुल नहीं, अधर्म से कमाते हैं। तो फिर कोई विदेश भाग जाते हैं, कोई यहीं रहते हैं, कोई जेल में मिलते हैं, ये क्योंकि हिज प्रॉपर्टी इज नॉट रूल्ड बाय लॉ, उसके द्वारा नहीं है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है। और तीसरा क्या है कि यदि ये हो जाता है तो आपके मन में तरह तरह की डिजायर्स है, लेकिन वो भी फुलफिल होना चाहिए, लेकिन वो भी लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके मन में जो आए वो कर देंगे, अनलॉफुल हो तो वो सुख के बदले दुख देना शुरू करें। इसीलिए डिजायर शुड बी फुलफिल्ड बट अकॉर्डिंग टू लॉ, धर्म। तो धर्म नियंत्रित अर्थ और धर्म नियंत्रित कामना है। काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं है, कामु कांतो धातु है, डिजायर्स, इच्छा। असली अर्थ तो काम का है सभी प्रकार की इच्छा है, सभी प्रकार की इच्छाएं जो है सबको मन होता है कि पूर्ति करें, और वो जरूरी है जीवन में, लेकिन वो धर्म से नियंत्रित हो। ये तीन चीज जो है आप अविद्या के थ्रू प्राप्त करते हैं। और जो थॉट है आपके अंदर, नॉलेज जो डेवलप हो रहा है, जिसके थ्रू आप एक्शन करके तीनों चीज अचीव कर रहे हैं, उससे आप इमॉर्टैलिटी के स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करते हैं। ये बता। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे यजुर्वेद ट्रेडिशन में ये दो चीज एक साथ लेकर चलने की बात कही गई है कि दोनों एकांगी कभी नहीं होना चाहिए। अब एक इसी के साथ जो क्रिएशन प्रोसेस है, क्रिएशन प्रोसेस की बात थोड़ा कर लेते हो कि वो भी विद्या से थोड़ा जुड़ा हुआ है कि अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर संभवात। ये कौन है? 13, इससे पहले भी है 12 अंधम तमह प्रविशन्ति। हाँ, ये एक छूट गया। वो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अंधम तमह प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। असंभूति का मतलब है जो नहीं होता, और संभूति का अर्थ है जो होता है। एक क्या बता रहा है? अनमैनिफेस्टेड जो कॉजल स्टेट है, दूसरा जो है वो मैनिफेस्टेड जो क्रिएशन। तो वैदिक पोजीशन है ना, उसको हम कहते हैं कि एक से अनेक हुआ और एक ही अनेक के रूप में परिवर्तित हो गया, अभिव्यक्त हो गया। हमारे यहाँ मैनिफेस्टेशन थी और वेस्ट में है क्रिएशनिज्म। क्रिएशन जहाँ होता है ना, वहाँ क्रिएटर जो है वो क्रिएशन से अलग हो जाता है। जैसे वॉच मेकर, जो वॉच मेकर इज क्रिएटर, वॉच इज क्रिएशन। सो क्रिएटर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन। ठीक है, इसको कहते हैं क्रिएशनिज्म, जो वेस्ट का मॉडल है, सेमेटिक कल्चर का मॉडल। वैदिक जो पोजीशन है वो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो बनाने वाला है वही कार्य रूप में आ गया। जैसे गोल्ड है, वही ऑर्नामेंट्स में मैनिफेस्ट किया। वहाँ गोल्ड जो है वो अलग है और उसका इफेक्ट अलग है, ऐसा नहीं है, एक ही है। जो कारण है वही कार्य है। इसका मतलब जो घड़ी बनाने वाला अलग है घड़ी से, ऐसा नहीं है। जो बना रहा है वो स्वयं उसमें, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो अपने यहाँ में एक अनेक हो गया। एक अनेक हो गया मतलब अनेक में एक बैठा हुआ है, अलग नहीं। इसीलिए अपने यहाँ एक जो है ईश्वर कहें या ब्रह्म कहें, वो सब में है, सबके हृदय में
वही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। इसीलिए पहले मंत्र में कहा कि आप सब में जब अपने को देखते हैं, अपने में सबको देखते हैं, इसका मतलब वो सब में वो बैठा हुआ है, और आप उसको जब जान लेते हैं तो आप वास्तविकता को जानते हैं। तो ये जो चीज है उसका, उसमें क्या है, दो चीज है। एक तो है अनमैनिफेस्टेड जो कारण रूप में है, एक होता है मैनिफेस्टेड जो कार्य रूप में। तो जो अनमैनिफेस्टेड है उसको कहते हैं असंभूति, जो मैनिफेस्टेड है उसको कहते हैं संभूति। संभूति का मतलब जो हो गया है, असंभूति का मतलब जो कारण रूप में है, जो दिख नहीं रहा है। तो एक जो दिख नहीं रहा है आप कहेंगे अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, कॉजल स्टेट। दूसरे के कहेंगे व्यक्त, मैनिफेस्टेड, इफेक्ट, स्टेट ऑफ इफेक्ट। एक लकड़ी हुई ना, और एक लकड़ी से बना हुआ टेबल, एक गोल्ड है, एक गोल्ड से बना हुआ ऑर्नामेंट। तो गोल्ड इज असंभूति और ऑर्नामेंट इज संभूति। यस मैंने टेस्ट टेकन। यस, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन का मतलब टेकिंग फॉर्म्स। तो असंभूति को हम भ्रम कहेंगे। हाँ। और संभूति को असंभूति का मतलब वो अव्यक्त कारण, ठीक है, जो दिखता नहीं। और संभूति का मतलब वही अब दिखने लगा है अनेक रूपों में, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते। कहते हैं वो व्यक्ति फिर अंधकार में जाता है जो केवल कारण को अलग से देख रहा है। ये अंधकार में जो जाना है बोल रहे हैं, मतलब कि वो कभी भी अंधकार का मतलब जनरली कहते हैं कि स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। मतलब कि वो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस और अंधकार, मैंने कहा ये सिनोनिमस टर्म है ट्रेडिशन। और लाइट, नॉलेज, प्रकाश, ये सब एक स्टेट। तो वो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी हो जाता है जो केवल कारण को देख रहा है। कारण मतलब फॉर्म्स को देख रहे हैं। नहीं, ओरिजिनल स्टेट ऑफ फॉर्म। जैसे जैसे ये है ना, टेबल है, तो हम टेबल को नहीं मानते हुए केवल लकड़ी को मानते, तो फिर टेबल की यूटिलिटी खत्म हो गई ना। क्या ना वो चाह रहे, जैसे विद्या विद्या दोनों का रेलिवेंस एक साथ है, वैसे ये भी पता रहना चाहिए कि लकड़ी का है, ये भी पता रहना चाहिए कि टेबल है। तो लकड़ी और टेबल दोनों का यदि पता रहेगा तो आप जो है दोनों का बेनिफिट ले। तो लकड़ी अनमैनिफेस्टेड है, टेबल मैनिफेस्टेड हो गया, गोल्ड अनमैनिफेस्टेड है, ऑर्नामेंट्स मैनिफेस्टेड हो गया फॉर्म में। फॉर्म, और क्योंकि फॉर्म में कॉजल स्टेट है ना, यहीं पे लकड़ी भी है और लकड़ी में फॉर्म है। तो आप यदि केवल लकड़ी को देखते हैं, फॉर्म को इग्नोर करते हैं, तो इस रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। यदि केवल फॉर्म देखते हैं और लकड़ी को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब उसके कॉजल स्टेट को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों ऐसे? ऐसे लोग करते हैं, इसीलिए ये लोग- वेस्ट का थॉट है। हाँ। वेस्ट का thought। कौन? यही जो बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, मतलब वेस्ट वाले ऐसे देखते हैं, वेस्ट वाले केवल फॉर्म देखते हैं। फॉर्म देखते हैं। वेस्ट वाले केवल फॉर्म देखते हैं, उनको उस सबसे कोई मतलब केवल रिजल्ट, एंड रिजल्ट केवल दिखता है तो केवल बिजनेस दिखता है, बिजनेस दिखता है तो केवल प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट दिखता है तो फिर दुनिया उनको एक व्यापार की दृष्टि से देखती है। एकदम 100%। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि या केवल अनमैनिफेस्टेड देखते हैं तो प्रॉब्लम है, और केवल मैनिफेस्टेड देखते हैं तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि आप इसको देखते हैं और इसके ओरिजिनल स्टेट को भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम है। यदि ओरिजिनल स्टेट को देखते हैं, इसको भूल जाते हैं, तो इसकी यूटिलिटी खत्म हो गई। तो दोनों स्टेट को ध्यान रखना है। इसीलिए बार बार कहते हैं अपने यहाँ कि ब्रह्म दो तरह का है, एक है पर ब्रह्म, ये अभी समझ में आ जाएगा, एक को कहते हैं पर ब्रह्म, एक को कहते हैं अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म क्या हुआ? लकड़ी। अपर ब्रह्म क्या हुआ? टेबल। पर ब्रह्म हुआ गोल्ड, अपर ब्रह्म हुआ ऑर्नामेंट्स। मतलब फॉर्म्स आर अपर ब्रह्म, फॉर्म्स आर ऑल्सो द
the manifestation of Brahma. So Brahma itself, forms are also Brahma, and the essence of form is also Brahma. So one Brahma, one state of Brahma is the causal state, other state of Brahma is the effect state. ठीक है? Both of the realities are Brahma. So if you just realize the causal state, that is also a partial state. If you realize the only form state, that is also partial state. So you have to realize in totality. समझ गए ना? जो कारण है वही कार्य है, जो कार्य है वही कारण है. दोनों को एक साथ जब आप जानते हैं तो रियलिटी. समझ गए ना? तो ये उनका कहना है कि केवल यदि असंभूति को, यानी केवल कॉजल स्टेट को जानते हैं तो संसार को रिजेक्ट कर रहे हैं. हाँ, तो पर आप ये तो बोल रहे हैं कि हमें जो है सब में हमें वही देखना है, तो मतलब कि हमें सब में सेम देखना है, तो फिर तो हमारी ईगो वगैरह, फिर तो हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई ना, क्योंकि हम सब इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई ना. वही तो आप बोल रहे हो. लेकिन वो एक्शन के लिए तो खत्म करने की बात नहीं कह रहे ना. हाँ. उसको देखते हुए टेबल के साथ एक्शन करना है. अच्छा, मतलब कि हमें अपना रोल भी पूरा करना है और हमें एट द सेम हाँ टाइम वर्ल्डली भी रहना है हाँ और वर्ल्डली में रहते हुए ट्रांसेंडेंटल रहना. मतलब और काम करना. हाँ. तो इसलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त में ये बच्चा कर्मणि. मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं सब चीज को जान रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, फिर भी कर्म करता. मतलब कर्म कर रहे हैं अपने, और मतलब वो सब सोचते हैं. और कर्म करने हैं तो जब ये लेवल हो जाएगा तो कर्म कई टाइम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि नो यू आर लिविंग फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी. Actually, yeah. So no tiredness, because you are meant to serve society. हमारे ये तो है. ठीक है? तो ये जो चीज है ना, लेकिन आप यदि इस फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे ना, तो ब्रह्म के एक पार्ट को रिजेक्ट कर दिया ना आपने, तो एक्शन किससे होगा? तो फिर ऋषि मुनि जो पहाड़ों पे चले गए वो तो सब reject ऋषि मुनि तो कोई नहीं गए पहाड़ पे. ऋषि मुनि पहाड़ पे जाते तो वेद हमारे सामने थोड़े होता. बहुत सारे तो चले आते हैं, तो फिर वो तो गलत कर रहे हैं. नहीं, जो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा थॉट है नहीं कि हम कंदरा में चले जाए. हमारा थॉट है कि हम इसको समझें और सोसाइटी में रहें. सोसाइटी के लिए ये आपके नॉलेज का टेस्ट है. सोसाइटी इज द लेबोरेटरी ऑफ योर नॉलेज. सोसाइटी में यदि आप हैं तो आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है ना. यदि हम सबको एक मान रहे हैं और फिर उसके लिए एक्शन कर रहे हैं, तो फिर आपको यदि कोई नेगेटिव चीज भी आएगी तो आप घबराएंगे नहीं. यदि आप घबरा गए तो नॉलेज में प्रॉब्लम है. तभी तो कहते हैं दोनों को साथ करो, बिकॉज सोसाइटी इज लेबोरेटरी. You have to test your knowledge by action. If everything is one, then you are at the state of samattu. Then no effect from any negative thing. नहीं देख रहे हैं? तो ये तो लोग संत जो थे गाली दीजिए तो कहते हैं आपको और अच्छी उपदेश दे, आपको और आशीर्वाद दे. आप बुरा करेंगे तो आपका 10 अच्छा कर देंगे, क्योंकि उनका दिमाग उस सिंगुलरिटी में स्टैब्लिश्ड है. फिर भी आपके लिए कर रहे हैं. तो आपके लिए कर रहे हैं ना. आप जाएंगे कि मैं बहुत दुखी हूं, तो कहते क्या चाहिए, बोलो मैं क्या कर सकता हूं, कर देंगे. उनके लिए तो सिंगुलरिटी है ना, लेकिन फॉर्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. सबसे अच्छा आता है जो 4थे अध्याय में जब पढ़ेंगे ना, याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद होता है बृहदारण्यक उपनिषद. तो एक दिन जनक बैठे थे तो याज्ञवल्क्य आ गए. पढ़ना चाहिए सब, उनका जो सिस्टम है. तो कहते हैं, जनक कहते हैं कि किस लिए आए हैं आप? आपको कुछ धन चाहिए इसलिए आए हैं कि मुझसे आत्मा के बारे में डिस्कस करना है इसलिए आए? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं दोनों के लिए आए. मुझे धन चाहिए, गाय चाहिए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो है गुरुकुल में उनको खिलाना पिलाना, और आत्मा के बारे में इसलिए हमें बात करनी है क्योंकि आत्मा सार है. ठीक है ना? तो एसेंस को जानते हुए फॉर्म्स के लिए लाइफ स्पेंड करना.
क्योंकि फॉर्म्स आर द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग योर नॉलेज। आपके अंदर में समत्व है, कैसे सिद्ध होगा? जब सोसाइटी में जाएंगे तो 10 लोग तारीफ करेंगे, 10 लोग गाली देंगे। गाली दे रहे हैं फिर भी उसके लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका समत्व। घबरा गए तो इसका मतलब भेद चल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं क्रोध के वही है द्वैत बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। क्रोध यदि आ गया किसी पे तो द्वैत हो गया, और द्वैत जो हो गया तो फिर अज्ञान हो गया, तो फिर सब में एक नहीं देख रहे। तो ये टेस्ट है, नॉलेज जो है उसका वैलिडेशन जो है वो एक्शन से होता है, जो पहले कहा है। तो इसलिए एसेंस को केवल समझेंगे और फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे तो एक एस्पेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, और केवल फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे और एसेंस को करेंगे तो दूसरे एस्पेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद जो है उसमें कहते हैं कि पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम पृथ्वी, मेरे ही एक अंश में क्रिएशन है, दूसरा प्योर है। तो क्रिएशन भी वही है, इसलिए तो सर्वम खलुदम ब्रह्म कहते हैं ना ऋषि। सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है कि तो बता रहे ऋषि कि सब में एक है, लेकिन उस एक में जो मैनिफेस्टेशन है वो भी वही है। उस मैनिफेस्टेशन को आप इग्नोर कर रहे हैं, उसका मतलब ब्रह्म को इग्नोर कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन की जरूरत है, सेवा चाहिए ना, उसके लिए आप अपना नॉलेज को वहां पे ट्रांसलेट कीजिए एक्शन में। तो इसलिए केवल अनमैनिफेस्टेड और केवल मैनिफेस्टेड, ये दोनों यदि अलग अलग होता है तो फिर स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, ये कहना है। इसलिए अंधम तमा प्रविशंति, ये असंभूति उपासते। असंभूति का मतलब केवल अनमैनिफेस्टेड की जो उपासना करता है वो अंधकार में है। और ततो भूय इवते तमो यो संभूत्याम रता, और उससे भी गहन अधिकार में वो है जो केवल फॉर्म्स को की उपासना कर रहा है। फॉर्म्स की उपासना कर रहा है, नहीं कि कोई पीपल पेड़ की उपासना कर रहा है, कोई बरगद पेड़ की उपासना कर रहा है। यदि इस रूप में करे कि सब में कॉन्शियसनेस है और वही कॉन्शियसनेस यहाँ है तब तो ठीक है, चैनलाइज्ड। लेकिन यदि ये कहे कि पीपल का पेड़ अकेले कोई मुझे सारा फल दे देगा और उससे उसको डीलिंक कर दे, तो फिर तो और स्टेट खराब है। इसका मतलब यू आर डिलिमिटिंग रियलिटी इनटू वेरी स्मॉल पार्ट। कहते हैं ये दोनों नहीं होना चाहिए। एक में अंधकार में जाएंगे तो दूसरे से और बड़े अंधकार में जाएंगे। इसीलिए फिर वही बात यहाँ पे कहते हैं, ये जो हमने आपको बताई है, अन्य देवाहुर संभवात अन्य दाहुर असंभवात। ट्रेडिशन में फिर हमें बताया है कि कुछ लोग जो हैं वो केवल संभूति में रहते हैं, कुछ लोग जो हैं केवल असंभूति में रहते हैं, और दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं। इसीलिए ये ट्रेडिशन ने हमें बताया है कि केवल अनमैनिफेस्टेड, केवल कॉजल स्टेट और केवल इफेक्ट, केवल फॉर्म्स, यदि इस तरह का हमारा माइंडसेट है, यदि ऐसा हम सोच रहे हैं तो कहते हैं कि दोनों स्थिति में आप अंधकार में जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। इसमें एक यहाँ पे जो संभूति है ना और बाद में विनाश है, इसमें जो कई जगह ये आया है कि होना चाहिए इसमें असंभूति, क्योंकि असंभूति का मतलब है जो कॉजल स्टेट का मतलब जो अनश्वर, और विनाश का मतलब जो फॉर्म्स है वो बदल जाता है। तो विनाश जो है वो संभूति के बदले आया है, और यहाँ असंभूति में कहते हैं अ जो है वो लोप हुआ पड़ा है। तो संभूति का मतलब यहाँ असंभूति है, ठीक है, और विनाश का मतलब संभूति। तो कई जगह आ जाता है कि अ जो है ना वो छंद के लिए वो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो है वहाँ। कौन सा नंबर श्लोक है जी? 14। तो यहाँ संभूति के बदले कहते हैं कि असंभूति है, और विनाश का मतलब संभूति, क्योंकि जो फॉर्म है वही विनाशशील है। यदि ये नहीं लेंगे तो फिर पीछे से इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी इंटरप्रिटेशन में। तो असंभूति है ये ओरिजिनल, और विनाशम च,
यानी जो अनमैनिफेस्टेड है और जो मैनिफेस्टेड है, जो कारण है और जो कार्य है, कहते हैं यस्तद वेदो भयम सह। यदि आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो बैलेंस है ना। फिर तो जो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, ये जो हमारे यहाँ आया है ना, इसीलिए हमारे यहाँ दोनों का एक जैसा मान है। तो हम अपर ब्रह्म को जीवात्मा कहेंगे, अपर ब्रह्म को जीवात्मा कहेंगे, जीवात्मा अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म जीवात्मा है। अपर ब्रह्म में सब कुछ, फॉर्म्स प्लुरैलिटी जितनी है ना, सब अपर ब्रह्म। दो ही ध्यान में रखिए ना, एक तो एक बहुत, एक बहुत, एक जो है वो पर ब्रह्म है, बहुत जो हुआ अपर। ठीक है। ईसावाद, पहले इसके मंत्र में भी यही पढ़ा था, ईसावाद से मिदम सर्वम। तो एक हो गया ना, सब में वही ईश है। यही छठे साथ में उन्होंने देखा कि उसी सब में जो उसी को हम देखें और अपने में सबको देखें। ये पहले ही कह दिया पहले मंत्र में, ईसावाद से मिदम सर्वम। सब कुछ उस ईश से व्याप्त है। और दूसरा क्या है, जगत्याम जगत। जगत का मतलब होता है जाने वाला, गतिशील, चेंजेबल। So there is something static, non-changeable. On that foundation, there is other reality which is changing. ठीक है ना। जैसे लकड़ी अनचेंजिंग हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में, और लकड़ी से बना हुआ ये टेबल है, ये चेंजिंग है। क्यों? क्योंकि टेबल को तोड़ के अभी दूसरा आइटम बना लें तो ये फॉर्म बिगड़ जाएगा। वैसे गोल्ड है, गोल्ड से अभी आपने रिंग बना लिया, अभी मन होगा कि नहीं इसको तुड़वा के दूसरी कुछ बना ले। तो फॉर्म्स आर चेंजिंग, फॉर्म्स कैन बी चेंज्ड, यस, बट एसेंस विल रिमेन द सेम। ठीक है। सो ईशावास्यमिदं सर्वम, दैट इज एसेंस, दैट विल रिमेन द सेम फॉरएवर, बट ऑन दैट बेसिस देयर इज ए चेंजिंग फॉर्म। तो जगत्याम जगत, तो संसार जो है वो बदल रहा है। ठीक है। लेकिन संसार का जो एसेंस है वो नॉन चेंज, इसीलिए हमें संसार को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन संसार का जो एसेंस है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए आपको दोनों को समझना है। तो संसार का जो एसेंस है वो परम ब्रह्म हो गया, संसार जो है वो अपर ब्रह्म हो गया। इसीलिए हम गंगा जी को भी माता कहते हैं, इसलिए हम यमुना जी को माता कहते हैं, इसलिए हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, इसीलिए हम पशु की पूजा करते हैं। हम नेचर के जितने फॉर्म्स हैं सब में हम देव भाव देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हीं का रूप है। उनमें से एक को भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम ब्रह्म को रिजेक्ट, आत्मा को रिजेक्ट, क्योंकि दैट हैज नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। ये फॉर्म जो है ये कहीं से, आकाश से नहीं आ गया ना, कहीं से आया है। जहां से आया है वो उसका ओरिजिनल स्टेट है। बट लकड़ी भी फाइनली अपनी ओरिजिनल स्टेट नहीं हो, पेड़ से आया है। मतलब लकड़ी से मतलब कॉजल, एक सिंबॉलिक है, समझाने का, समझाने का। वैसे तो गोल्ड भी वही है, लेकिन उनका समझाने का ये है कि जो हमारा एम्पिरिकल स्टेट है, जो हमारा अनुभव जो डे टू डे हो रहा है, फॉर्म्स, या उसमें भी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या मिलते हैं कि जो कॉज है वही इफेक्ट के रूप में मैनिफेस्ट होता है, और जहाँ इफेक्ट है उसमें कॉज बैठा हुआ है। इससे आप समझ लीजिए संसार को, इससे ये समझ लीजिए कि ईशावास्यमिदं सर्वम, एक कॉज है जो सब जगह, उसी कॉज के अंतर्गत चेंजिंग फॉर्म है जो जिसको हम संसार, संसार का तो मतलब ये ना संसरती संसार, बदल रहा है। So the changing forms are sansar, and the essence within that changing sansar is Brahma. वो changing, वो essence है, हम as it is। क्योंकि ये भले ही इसका ये रूप बदल दीजिए, लेकिन लकड़ी का माप एक रहेगा दोनों,
एनर्जी थियरी तो अभी वही है ना, मॉडर्न टोटल एनर्जी रिमेन्स एनर्जी, टोटल एनर्जी विल रिमेन द सेम, बस फॉर्म ही चेंज। एनर्जी को आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए तो ठंडा हो जाएगा, कहीं डाल दीजिए तो गर्म होगा, लेकिन एनर्जी की जो अपनी क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं है, ओरिजिनल स्टेट। यही बात को आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात को कितने हजारों वर्षों से ऋषि कहते आ रहे हैं। साइंस में उसको 20th सेंचुरी में क्वांटम फिजिसिस्ट बताना शुरू, यूनिफॉर्मिटी और सिंगुलैरिटी। अभी सिंगुलैरिटी थियरी पे कितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। पहले ये जो है इलैबोरेटरी पहले है, हमारे ट्रेडिशन में रहा है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन के जो साइंटिस्ट हैं ना वो वेस्ट को देखने लगे, और जगदीश चंद्र बोस ने पकड़ी इस बात को। अब जगदीश चंद्र बोस जी की लिटरेचर है ना उसमें सब जगह आप सिंगुलैरिटी देखेंगे, लेकिन उनकी सिंगुलैरिटी को दबा दिया क्योंकि वो इंडियन साइंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई जगह आया स्टेटमेंट, प्लांट्स पर प्लांट्स पर करे थे, मेटल पे भी किए। जब ओरिजिनल उनका जो एक्सपेरिमेंट था ना वो 3 पे एक साथ किए, मेटल, मसल एंड प्लांट। तो मेटल हो गया जो जड़ हो गया, मसल हो गया जो मनुष्य हो गया, और प्लांट हो गया जो पौधा हो गया। उन्होंने यही बताया कि तीनों में कॉन्शियसनेस है, तीनों में थकावट हो गई, तीनों में एक जैसा उनको नीड है, तीनों में फ्रेशनेस आती है। प्लांट के लिए तो बना दिया बॉटनिकल गार्डन, और मनुष्य के लिए तो चल ही रहा है। तो कई जगह उनका, मैंने पढ़ा है काफी उनके बारे में, कई जगह उनका तो कोशिश करते दिख रहे हैं कि जो इंडियन साइंस जो है ना, ये जो सिंगुलैरिटी का साइंस, इसको लाया जाए। लेकिन आपको पता ही है कि जो उनको नोबेल प्राइज तक नहीं दिया गया, उनके कई रिसर्च को दूसरे ने अपने नाम कर लिया। तो ये वेस्ट की जो एक तरह से उनका जो कैप्चर किया हुआ है पूरे सिस्टम पे, और वो जल्दी, अब तो कुछ हो भी जाता है, कई और पर्पस है, लेकिन उस समय तो सवाल ही नहीं था कि उनको रिकॉग्निशन मिले इसके लिए। इतना झेलते हुए वो बड़े साइंटिस्ट, इतना। लेकिन मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि जगदीश चंद्र बोस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड द यूनिफिकेशन थियरी बेस्ड ऑन उपनिषद एंड वेद। उसने सर जो उनका रिसर्च है उसमें उपनिषद का डायरेक्ट वो है डिस्क्रिप्शन की, और ऐसे ही मतलब वो नाम लेते हैं डायरेक्ट उपनिषद। वो तो मैं दे दूंगा आपको। इंटरनेट में भी अवेलेबल होंगी, राइट? हाँ। उनकी बुक वो भी है ना, एक लिखा है आशीष नंदी, अल्टरनेटिव साइंसेस, बहुत फेमस बुक है आशीष नंदी, द अल्टरनेटिव। आशीष नंदी जो है वो, अब तो उनका निधन हो गया है, लेकिन वो हैं तो शायद, लेकिन उन्होंने लिखा है उसमें कि मैं जगदीश चंद्र बोस से मिला भी था, बातचीत भी की थी। तो उनमें दो लोगों का है, एक तो रामानुजन का है और एक जगदीश चंद्र बोस का। लगभग 50 पेज में जगदीश चंद्र बोस के बारे में। ऑल्टरनेटिव साइंस में क्या उन्होंने किया? ऑल्टरनेटिव साइंस का मतलब अदर देन वेस्टर्न साइंस, मतलब उपनिषदिक साइंस। उपनिषदिक साइंस, See, Western science has a method of experimentation, proof, then they start believing. यस, हाइपोथेसिस पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको प्रूव या डिसप्रूव करेंगे, पढ़ना एक्सपेरिमेंटल चाहिए। वेरिफिकेशन आप लोग होगा। बुक वो देख, इतना इंटरेस्टिंग है। जगदीश चंद्र बोस वाज ओरिजिनल साइंटिस्ट, वेस्ट में ट्रेंड थे, वेस्टर्न साइंस में ट्रेंड थे, लेकिन उनके जो माता पिता जी थे ना, वो उसके थ्रू उनको उपनिषद वगैरह सब बचपन से आ गया। अब उसको वो चाहते थे कि मैं लाऊं इस मोड में, एक्सपेरिमेंटल मोड। यही कारण था कि वो प्लांट में कॉन्शियसनेस को इस्टेब्लिश कर। नहीं तो वेस्टर्न ट्रेडिशन में ना प्लांट में कॉन्शियसनेस मानते ही नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट क्या? अब तो मानते हैं सर। अब भी नहीं मानते। तो ये आपको देखें ना कि जो भी मॉडर्न साइंटिस्ट हुए ना वेस्ट में, सबसे पहले उनको अपनी सोसाइटी से झेलना पड़ा है। आइंस्टाइन तो भागते फिर रहे थे। आप आइंस्टाइन का देखें, जो रवाई जो होते हैं ना, उनके जीव के जो पृष्ठ होते हैं, इतना धमकाया है उनको
सब जगह से भागते फिर रहे थे। वो तो इतना नाम हो गया उनका कि वो सस्टेन कर गए, लेकिन उनके 1000 दुश्मन बैठे थे। वो स्टेटमेंट क्यों कहते थे? क्योंकि वो पूछता था उनको, मेरे पास वो स्टेटमेंट है सारे। कहते थे डू यू बिलीव इन गॉड? कहते हैं यस। कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ गॉड? कहते हैं कि नॉट दैट टाइप ऑफ गॉड एज एक्सेप्टेड बाय ज्यू। आप समझ रहे हैं ना, सीधे अपने ही धर्म पे प्रहार करना, नॉट एज एक्सेप्टेड बाय क्रिश्चियनिटी। तो जितने वहाँ के पादरी थे और रवाई जो उनके जो ज्यू के पृष्ठ होते हैं, उन पे क्या क्या वो बोलते थे, उनको तो खत्म करने पे लगे हुए थे। क्योंकि मतलब एक्चुअली ब्रह्म पर ही बोल रहे हैं। ब्रह्म पर कहते थे कि मैं उस गॉड को विश्वास करता हूँ जो गॉड मैनिफेस्टेशन में भी वही है, एक से अनेक। बाहर भी वही है। और उनका गॉड जो है वो क्रिएशन से बाहर है, उनका क्रिएशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो गॉड इज कंट्रोलिंग क्रिएशन फ्रॉम आउटसाइड। एज पर मॉडर्न साइंटिफिक थियरी, द कंट्रोलर इज फ्रॉम विद इन एंड ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। सो मैंने आपको बताया ना कि ये बृहदारण्यक अंतर्यामी है। बृहदारण्यक के दूसरे अध्याय में देखेंगे जब मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का डिस्कशन है, तो याज्ञवल्क्य उनको समझाते समझाते कहते हैं कि आत्मा क्या चीज है? आत्मा वो चीज है कि हर एक चीज को अंदर से नियमित करता है। हमारे शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, हु इज द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी? तो सर जड़ तो फिर कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम मैटर की भी बात करेंगे, मैटर इज वो अपना एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, तो इसके ऊपर भी आर्टिकल आए थे कि कुछ ना कुछ है व्हिच इज लाइक नो पर्टिकुलर उसमें रह पा रहा एकदम है। ठीक कह रहे हैं। तो यदि आपकी आत्म बुद्धि हो गई ना, तो ये भी वही है। यदि अभी हम, क्योंकि वो जो बुद्धि है ना वो सेंस बेस्ड नहीं, स्ट्रक्चर नहीं। यदि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज तभी सर्वम खलुदम ब्रह्म कहा है। लेकिन फ्रॉम एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी आर ट्रेंड टू सी एनीथिंग और परसीव एनीथिंग थ्रू सेंसेस, Senses. एंड सेंस ऑर्गन इज ऑलवेज डिलिमिटिंग इंस्ट्रूमेंट। वो टुकड़ों में दिखाता है। In fact, I mean, scientists say कि eyes can see only this frequency of light, हाँ। others it can't see. वही। So only you can hear only this frequency of audio बिल्कुल। sounds. एकदम वो है। गीवर है, गीवर। तो आप यदि उस छोटे से लेंस से देखते हैं तो छोटी रियलिटी दिखाई देगी ना, अभी- लेकिन वो तो असली है ही नहीं। इसीलिए ऋषि बार बार कहा है कि यू हैव टू ट्रांसेंड योर सेंसेस, गो बियॉन्ड सेंसेस, एंड यू रियलाइज सेल्फ थ्रू सेल्फ इटसेल्फ। यू रियलाइज कॉन्शियसनेस थ्रू कॉन्शियसनेस ओनली, देन यू विल रियलाइज द सिंगुलैरिटी ऑफ द ट्रूथ। तो वो किताब जरूर पढ़ना चाहिए सबको, Alternative ऑल्टरनेटिव साइंस है, आशीष नंदी की है। और आपको लगेगा कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, जो पूरे हेजेमनी जो वेस्टर्न साइंटिस्ट का है उसके बीच में घुस के फिर एक पूरे ग्लोबल लेवल पे उसको उनको साइंटिस्ट के रूप में रिकॉग्निशन मिला। निवेदिता मेनन, निवेदिता जो थी ना, भगिनी निवेदिता, उन्होंने बहुत हेल्प किया। उसके बाद अभी जो जगदीश चंद्र बोस इंस्टीट्यूट है ना, उसकी फंडिंग करवाई उन्होंने निवेदिता ने। आपको जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसकी फंडिंग निवेदिता ने करवाई। हाँ, आप पता ही नहीं ना लोगों को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया तो टाटा ने बनाया। टाटा ने बनाया। टाटा को किसने प्रेरित किया? टाटा वो तो अपनी स्टील कंपनी को ले जा रहा था जापान, विवेकानंद ने समझाए थे बैठा के उसको। तब टाटा इंडिया में स्टील प्लांट बनाने का सोचा, और फिर उन्हीं की प्रेरणा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना। टाटा फंडामेंटल रिसर्च ऐसे कुछ पहले बना, IISc के पहले। नहीं, वो तो अभी भी है ना, टाटा एंड TFR तो अलग है। वो TIFR है, वो तो मुंबई टाटा में, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में है। वो मुंबई में है, वो तो बाद में बना है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है ना, वो टाटा का इस्टेब्लिशमेंट है। और टाटा के साथ, क्योंकि उसमें जितना पैसा लगना था, टाटा बोला कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो निवेदिता, भगिनी निवेदिता ने एक जो नॉर्वे है ना,
नॉर्वे की महिला थी जिसको भारतीय संगीत से बहुत प्रेम था, और उसके जो हस्बैंड थे वो बजाते थे, फिर वो बहुत पैसा कमाए, फिर उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद बहुत पैसा था, वो हमेशा इंडियन चीज को प्रेम करती थी। तो ये चीज निवेदिता जानती थी, भगिनी निवेदिता। फिर वो विवेकानंद जी मिलने गए थे उससे, विवेकानंद जी से उसकी भेंट भी हुई थी। फिर निवेदिता ने विवेकानंद जी के थ्रू, फिर उसके थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एक हेवी अमाउंट दिलवाए, और दूसरा $40,000 दिया इनको, जगदीश चंद्र बोस को, जिससे बोस इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ। ये कहाँ पर है? ये है सारा रिकॉर्ड पे, मैं दे दूंगा नहीं, आपको। वो इंस्टीट्यूट कहाँ से चला? कलकत्ता में, हाँ कलकत्ता में है ना, वो वहीं पे बॉटनिकल गार्डन है। और आप देखिए कि बोस, जगदीश चंद्र बोस कभी भी प्रोफेसर शब्द का यूज नहीं किया, अभी भी वहाँ लिखा आचार्य जगदीश चंद्र। आचार्य जी। उनको हमेशा कहा जाता है आचार्य जगदीश, क्योंकि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना, ये तो चर्च की टर्मिनोलॉजी है। जो शुरू किया बाइबल पढ़ाना वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। जो उस पे लेक्चर ठीक से देना शुरू किया और रिसर्च का, तो रीडर एसोसिएट प्रोफेसर हो, और जो बाइबल को ठीक से प्रोफेस कर सके वो प्रोफेसर हो गया। ये तो टर्म ही नहीं, अपने तो आचार्य की परंपरा है ना, आचार्य वो जानते थे ये सब, इसलिए आज भी है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। वहाँ के जितने थे, कभी किसी के नाम वो प्रोफेसर नहीं लगाते थे। विद्या मंदिर कहते हैं उसको, उन्होंने जो रखा, जिस स्थिति में अभी, तो लेकिन उनका जब पढ़ेंगे तो श्रद्धा हो जाएगी कि कितना उन्होंने सोचा, कितना उस समय स्ट्रगल किया, और सब जगह उपनिषद की सिंगुलैरिटी थी। तो ये सारी चीज है। तो एक वो थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, ओरिजिनल साइंटिस्ट, कोई खर्च नहीं, और गांव में रह के ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया कि नोबेल प्राइज देना पड़ा। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट 28 फरवरी को मनाते हैं हर एक साल, पता है आपको? 28 फरवरी को अभी इंडियन साइंस डे मनाया जाता है। इंडियन साइंस डे या इंटरनेशनल साइंस डे, इंडियन है सर, क्योंकि मुझे बुलाया था, मुझे कई बार बुलाया है यहाँ पे, अभी हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस बार भी हम गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हुई? नहीं, इंडियन साइंस डे, साइंस 28 फरवरी को ना रमन इफेक्ट जो है ना, वो पहली बार वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको रिकॉग्निशन मिला था, तो इसीलिए उस दिन को भारत सरकार इंडियन साइंस डे मनाती है। तो जितने जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है ना, या साइंस के इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उसमें तरह तरह के साइंस के बच्चों में प्रतियोगिता, ये सब, फिर एक्सपेरिमेंट नया नया ये सब होता है। एक बार हमें भी बुलाया था कि थोड़ा बहुत बात करते रहते हैं, तो उनको लग गया इंडियन साइंस के लिए बोलेंगे, तो बुला लिया। तो वो जो चीज़ है ना, ये पढ़ना चाहिए, तब आपको लगेगा कि क्या है अंदर में, क्या है सारी चीज। और ये IIC या जो बोस इंस्टीट्यूट, ये सब कैसे बना है, कभी लोगों को पता ही नहीं कि विवेकानंद जी के थ्रू IIC आया एग्जिस्टेंस में। लोगों को पता ही नहीं कि भगिनी निवेदिता ने बोस इंस्टीट्यूट बनवाने में मदद की। तो ये सारी चीज जो है, कौन सी जी भगिनी, कौन? भगिनी निवेदिता विवेकानंद जी की शिष्या थी ना। अच्छा। हाँ, इवन जगदीश चंद्र बोस जो लिखते थे, उसका सारा एडिटिंग भगिनी निवेदिता करती थी। उनका बड़ा कांटेक्ट था ना वहाँ पे, बहुत बड़ा कांटेक्ट था, बहुत बड़े भी बनवाया और ये बॉस इंस्टीट्यूट दोनों बनवाया। इंडिया के लिए तो क्या क्या किया है हमने। तो ये जो चीज है ना, ये सारी चीज आप देखेंगे, जगदीश चंद्र बोस की बात आ गई कि उन्होंने एक्चुअली में उपनिषदिक साइंस को एक्सपेरिमेंटल मोड पे लाने का प्रयास किया। यदि वो ट्रेडिशन कंटिन्यू कर जाता ना, तो क्वांटम फिजिक्स भारत में होता, और डिफरेंट टाइप का रिसर्च, मटेरियलिस्टिक नहीं होता, एक होलिस्टिक होता। सत्येंद्र नाथ बोस तो उन्हीं के स्टूडेंट थे ना, जगदीश चंद्र बोस के स्टूडेंट थे सत्येंद्र नाथ बोस, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे जगदीश चंद्र बोस। आपको पता है एक और उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी थी? प्रेसिडेंसी कॉलेज में सारे प्रोफेसर अंग्रेज होते थे, ये अकेले थे कि इंडियन प्रोफेसर थे।
क्योंकि साइंस में इनका इतना अचीवमेंट था कि इनको प्रोफेसर बनाना पड़ा। लेकिन प्रोफेसर बनाने के बाद भी सैलरी दो तरह की होती थी। सेम रैंक पे अंग्रेज की सैलरी अलग होती थी और इंडियन की सैलरी अलग होती थी। जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि मैं अलग सैलरी नहीं लूंगा, आपको देना है तो एक सैलरी दो, नहीं तो ना दो। 3 साल तक वो बिना सैलरी के पढ़ाए थे, ऐसे फ्री। वो कहते रह गया, बोला नहीं इक्वल सैलरी जब देंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी मेंशन किया है जगदीश चंद्र वो मिलने गए थे, योगानंद जी से भेंट हुई उनकी। हाँ पढ़िए, इसमें ये सब इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि कितना फाइट किया हम लोगों ने। 3 साल के बाद झुकी वो गवर्निंग बॉडी, अंग्रेज झुके और उनको पूरी सैलरी दी इक्वल। उनके स्टूडेंट थे सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस जानते हैं, फिजिसिस्ट थे बहुत बड़े। और सत्येंद्रनाथ बोस ने एक्चुअली गॉड पार्टिकल पे पहला काम शुरू किया। ये काफी पहले से ही रिसर्च हो रहा है। जी एक दिन में रिसर्च गॉड पार्टिकल तो काफी पहले से रिसर्च आप समझे ना? अभी जो है दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट थ्रू दैट ऑल द इक्विपमेंट दे हैव क्रिएटेड विद आप समझे ना? मैं 1 मिनट में एक हिस्ट्री बता देता हूँ। सत्येंद्रनाथ बोस पहली बार इस इशू पे काम करना शुरू किए, क्योंकि E=mc² जो है ना, इसका मतलब हुआ है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and method has been developed, but vice versa is not developed. Mass can be converted to energy, but energy can't be converted to mass. ये अधकचरा बन गया था। पहली बार इस पे जगदीश चंद्र बोस ने काम किया कि वो कौन चीज है जो एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर देता है। मास तो है ना, एनर्जी भी है, कन्वर्जन भी हो रहा है। कौन है चीज, कहाँ वो रहस्य है, जो कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। इस इशू पे काम किया और फिर अपना रिसर्च पेपर आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन उनको बुलाए अपने यहाँ। 3 साल जर्मनी में आइंस्टाइन के साथ रहे सत्येंद्रनाथ बोस। फिर उस इशू को डेवलप किया और डेवलप करके तब तक उतना था नहीं, लेबोरेटरी वो हाई लेवल की थी नहीं, इतने सटल पार्टिकल को एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं था, तो थॉट में था। 1964 में पीटर हिग्स ने उस इशू को पिकअप किया। हिग्स बोसन तभी, हाँ वही कह रहा हूँ। पीटर हिग्स ने 64 में, और आकर के अभी 4 साल पहले जो लार्जर हेड्रॉन कोलाइडर है, अभी जर्मनी और ये जो फ्रांस और जेनेवा के बॉर्डर पे है, उस पे अभी उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है और अंत में ये प्रूव हुआ है कि एक पार्टिकल है ऐसा जो मास क्रिएट करता है। जो अर्थ के लिए नहीं, मास क्रिएट करता है, कोई भी मास हो, मतलब मासलेस स्टेट से मास में ले आना, फॉर्मलेस स्टेट से फॉर्म में ले आना। वो जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल की खोज कर ली। उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिला है पीटर हिग्स को इसके लिए। और फिर था कि इसका नाम क्या रखें, तो नाम रखा गया गॉड पार्टिकल। तो मजाक में रखा, मजाक में रखा क्योंकि इससे क्रिएशन हो जाता है, फॉर्मलेस फॉर्म, जैसे अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड हो जाता है। लेकिन नाम जो अब उस पार्टिकल का है ना, वो है हिग्स बोसॉन। पीटर हिग्स के नाम पे हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे बोसॉन। हाँ, BOSON। बोसॉन मतलब बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, बिकॉज ही वॉज ओरिजिनल थिंकर। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसकी जर्नी कहां से शुरू हुई। और वो जो था वो जगदीश चंद्र बोस पूरा उपनिषद ट्रेडिशन। तो अब अभी आप पढ़ रहे हैं ना कि अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड, सो देयर इज समथिंग बिटवीन देम, बिटवीन बोथ द रियलिटी, कॉज एंड इफेक्ट। सो वो पॉइंट क्या है जहां अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है, जैसे कैटालिटिक एजेंट टाइप के। हाँ, तो अब वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई, होते होते अभी 4 साल पहले उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है और अब वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेकिन उसकी यात्रा देखिए कहाँ से हुई, क्योंकि अपने यहाँ ये शुरू से चर्चा चल रही है, क्योंकि कॉज से इफेक्ट हो रहा है। लेकिन कौन ऐसा पॉइंट है कि कॉज इफेक्ट में कन्वर्ट होता है?
उस पॉइंट का नाम है गॉड पॉइंट, आज की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। और बोस का नाम वहां है जुड़ा। अब ये चीज तो पढ़ाई नहीं जाती है ना, हम और चीज में लगे रहते हैं, लेकिन ये भी पढ़ने से क्या होता है ना, हमारे नए बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि कैसे कैसे हमारे लोग सोचते रहे हैं, कैसे कैसे कितना समय लेता है एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट होता है। ये हमारे लोग पढ़ते नहीं। आज मैं सुबह एक इंजीनियरिंग पढ़ते कॉलेज में था, हाँ। 15 फैकल्टी मेंबर्स बैठे हुए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, हाँ। और करीब 60-70 बच्चे थे, और कुछ बाहर से भी आए थे, पेपर प्रेजेंट कर रहे थे वो। तो आई स्पोकन ऑन इंडस्ट्री 4.0। तो मैंने सबसे पहले पूछा कितने लोगों ने सुना है या थोड़ा पढ़ा है। हाँ। एक फैकल्टी मेंबर ने हाथ नहीं उठाया, एक भी। One student had read something about it. बिल्कुल यही They है। don't read at all. अब मैं जब संस्कृत वाला होके मैं बहुत सारे जो साइंटिस्ट के ग्रुप है And ना, he's one of the best engineers. मैं बहुत जगह लेक्चर दिया, वो जब मैं सारी बात बताता हूँ तो वो कहते हैं कि आप संस्कृत वाले हो गए ऐसे कैसे। तो भाई संस्कृत का क्या मतलब है, आप जो वहाँ साइंस में सोचते हैं हम संस्कृत में पढ़ते हैं, शास्त्र में पढ़ते So मैं गैप जो है ना उसको ब्रिज करने तो मेरे this is a statement I had heard from the MD of NIT Limited, Mr. Rajendra Pawar, many years ago. हम लोग भूटान गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में, तो he used to have something called Managing Directors Quality Club. तो उनकी वो बोला करते थे कि इंडियन साइंस जो इंडियन फिलोसफी है, have belief proof will follow, western है have proof belief will follow. बिल्कुल ठीक। So that's the inversion between these two. क्योंकि हमारे यहाँ जो रियलाइजेशन का अलग मेथड डेवलप किया था, जैसे मटेरियल इंस्ट्रूमेंट बनाना, हमारे लोग इसमें कम रहते थे, वो डायरेक्ट रियलाइजेशन की बात थी। लेकिन रियलाइजेशन थ्रू समाधि हो या रियलाइजेशन थ्रू लार्जर हेड्रोन कोलाइडर हो, द कंटेंट इज द सेम। लेकिन समाधि से नहीं मानेंगे, उससे मानेंगे। वो बोलेंगे तो जादू की बातें करते उनको हैं। एम्पिरिकल प्रूफ चाहिए। एम्पिरिकल प्रूफ चाहिए। तो एम्पिरिकल प्रूफ के लिए तो है, लेकिन ये क्वेश्चन उठ गया ना, मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको उठा दिया कि हम जितने सोफिस्टिकेटेड लैब के थ्रू करें या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करें, लेकिन यदि हमारा एक्सपेरिमेंट यदि उनके एक्सपीरियंस के इक्वल है तो वी शुड टॉक, वी शुड कंपेयर। आपको इतने साल, हजारों साल में, आप कहते हैं 5000 साल का मान लीजिए ग्रीस का इतिहास में, 5000 साल से आप लगे हुए हैं, होते होते 20वीं शताब्दी में आपने पहली बार कहा कि जो सिंगुलैरिटी वो भी उपनिषद पढ़ के, और हमारे यहाँ 10,000 वर्ष से कह रहे हैं कि सिंगुलैरिटी से ही शुरू होता है प्लुरैलिटी। तो आप जैसे भी वो समझिए, लेकिन आपका जो कंक्लूजन है वही उनका कंक्लूजन है। वही तो आप जैसे डोंट माइंड, पर मतलब जैसे मैम भी बोलते हैं और आप भी बोलते हैं, हमेशा शोपेनहावर को सब लोग कोट करते हैं, मतलब जैसे टॉक्स वगैरह भी देखते हैं, मतलब हमारी नॉलेज हमारे लिए ही, मतलब कोई और ला रहा है तो हम उसको ज्यादा वैलिडेट कर रहे हैं। नहीं, वैलिडेट नहीं कर रहे हैं उसको, हम ये कह रहे हैं कि शोपेनहावर यूरोप ले गए, हम ये कह रहे हैं, वो हमें क्या वैलिडेट करेंगे। शोपेनहावर ने पढ़ा, यूरोपियन टर्मिनोलॉजी में उसको स्प्रेड कर दिया, इस रूप में तो मानेंगे ना उसका कंट्रीब्यूशन। यदि शोपेनहावर नहीं होता तो आइंस्टाइन के पास नहीं जाता, यदि शोपेनहावर नहीं होता तो इरविन श्रोडिंगर जो कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट यूनिफिकेशन थियरी इन उपनिषद इंट्रोड्यूस्ड बाय शोपेनहावर। शोपेनहावर वर्कड एज ए ब्रिज, इसलिए उसको मानते हैं, समझ गए ना। बाकी वो ओरिजिनल तो यहाँ पे थॉट रखा, शोपेनहावर ने इससे बेनिफिट लिया है। वैसे सारी गड़बड़ी ये कि एजुकेशन के हिसाब से हमें दी गई है, क्योंकि हमें तो वही से पढ़ाया जाता है कि वेस्टर्न है, ये है, वो है, मतलब इट्स नेवर बीन टॉट टू अस ना। तो फिर हम लोग कैसे प्रमोट करेंगे उस चीज? प्रमोट करेंगे क्योंकि अब परिस्थिति बदल रही है, क्योंकि वेस्ट वाले भी इसको अब रिकॉग्नाइज करने लगे, समझ गए ना। तो वेस्ट जब रिकॉग्नाइज करने लगा है तो धीरे धीरे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मानने लगा। पहले पर्यावरण के बारे में कोई नहीं सोचते थे, लेकिन अभी देख रहे हैं ना, पर्यावरण कंटेंट में आ गया है, कोर्स कंटेंट में। पर्यावरण का मतलब हमें नेचर के सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। ये प्रोटेक्ट करना वेस्ट में कहीं नहीं रहा, न थॉट में रहा, लेकिन अब आ गया है।
अब बहुत सारी चीजें आप पेड़ नहीं काट सकते, आप मार नहीं सकते, कोई जो प्रोटेक्टेड जो वाइल्ड लाइफ है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें वो आ गई है जो वेद से चला आ रही है उसी के थ्रू, अमेरिका यूरोप के थ्रू, लेकिन आ रही है वैदिक कंटेंट। एंशिएंट चीज को वो अब एक्सेप्ट कर, तो आ रहा है उसी के थ्रू, लेकिन वो का ना शुगर कोटेड पिल्स जो है ना अंदर में कंटेंट ये है लेकिन शुगर कोटेड है। अब हमारा माइंडसेट चूंकि उनका हो चुका है तो वो जो कहते हैं उसको हम शुरू करते हैं। अब उन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया है, सर्कुलर इकोनॉमी। रिसेंटली आई रेड एन आर्टिकल कि नेचर से उतना ही लो और वापस करो जितना, which is they are terming it as circular economy। उसको वेस्ट कर दिया है, सब गड़बड़ कर दिया है और अभी कोई पॉल्यूशन फैला दिया है और फिर इंडिया को कह रहे हैं कि अब आप ज्यादा पॉल्यूशन कर। हाँ एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने, क्योंकि अमेरिका इटसेल्फ यूटिलाइजेस 24% ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, और मतलब वो ये प्रमोट कर रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, खराब करके बचाओ बचाओ। कोल बेस्ड वो इंडिया मोदी जी ने बोला भी था फ्रांस में कि आपने अपना डेवलप कर लिया और हमारे समय में कह रहे हैं कि आप पॉल्यूशन। हाँ एग्जैक्टली, तो यही तो वो है, लेकिन कहने का मतलब ये सारी चीज जो है ना, हम जब अपने ट्रेडिशन को पढ़ते हैं ना फिर हमें ये सब पता चलता है। और यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो दो चीज होती है, या तो ये लगता है कि वो नई चीज हमें दे रहे हैं, या उनकी जो साजिश है, उनका जो एक मेथड है कि यहाँ से ले लेना और क्लेम करना कि मैं दे रहा हूं। Actually, last ये about नहीं 3-4 months I read a lot in terms of the roots of Indian higher education system, modern higher education जो Britishers ने establish किया था। The initial thought process was to convert people into Christianity, teach them English. ये 7th क्लास की बुक में भी it has been mentioned कि उन्होंने कैसे हमारे योग So पाठशाला there are many of those reports available on internet in terms of जो commissions उसने बनी थी और basic design जो दिया था। उसमें आना या वहाँ पे Not destroy, they wanted to bring in more of Western thoughts and philosophy and क्योंकि they wanted some servants ना, क्योंकि servants चाहिए थे उनको। तो ये पढ़ना जरूरी है। सबसे है कि हम नहीं पढ़ते हैं, और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट हमारे पास। ओल्डेस्ट टेक्स्ट मतलब एक समझ लीजिए कि जब दुनिया में कोई रिलीजन नाम की चीज नहीं थी उस समय का ये टेक्स्ट लिखा हुआ। उतनी पुरानी न क्रिश्चियनिटी है, न मोहम्मडनिज्म है, न दूसरे रिलीजन। इसका मतलब ये जो टेक्स्ट है ना प्योरली नेचर को स्टडी करके लिखा गया। ऑब्जर्वेशन, उनका कोई अपोनेंट था ही नहीं वहाँ, वो प्योरली नेचर का ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए साइंस आके जुड़ जाता है। दिस इज एक्सपीरियंस्ड बेस्ड टेक्स्ट। बाद का जो रिलीजन डेवलप हुआ है ना वो अपोनेंट को ध्यान में रखा। ज्यू से क्रिश्चियनिटी निकला तो ज्यू उसके अपोनेंट हो गए, क्रिश्चियनिटी से मोहम्मडनिज्म निकला तो वो उनके अपोनेंट हो गए, फिर अभी हिंदुइज्म है तो एक दूसरे का अपोनेंट हो गया। लेकिन वेद जो है उसके सामने कोई अपोनेंट नहीं है, इसीलिए वहां नहीं देखेंगे कि ये क्यों ये कर रहा है, ये काफिर है, ये है, ये जो टर्म यूज होता है पूरे वैदिक लिटरेचर आप कहीं नहीं देखेंगे। उनका कोई अपोनेंट, नेचर सामने है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी मेथड अपना डेवलप किया उस मेथड से उसको रियलाइज कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले श्रुति परंपरा उस रूप में ज्ञान को आगे बढ़ाया, बाद में जब लगने लगा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए तो रिकॉर्ड कर दिया, तो वो टेक्स्ट आती है हमारे सामने। श्रुति में भी तो सेम टू सेम ही आया, सेम टू सेम। वो डिजाइन ऐसे किया था वो ना, मेथड ऐसे डेवलप कर लिया ना, जो एक अल्फाबेट भी चेंज नहीं होना। नहीं चेंज नहीं। तो दो चीज बताती है, एक मेथड वाइज आप कितने इक्विप्ड थे, नॉलेज के प्रति आपके कितनी निष्ठा थी, ये बता रहा है। बाकी कोई कल्चर नहीं कर पाया ये। आज इतना गौरव है कि आपका टेक्स्ट जो है वो हेरिटेज टेक्स्ट है यूएनओ का, और एक प्रतिष्ठा है कि भारत ने सबसे पहले टेक्स्ट प्रोड्यूस किया। मैक्स मूलर जब पहली बार उसको पूछा था कि जो पहला क्या है शब्द, तो कहते हैं ना उसने ऋग्वेद का रिकॉर्ड किया, ऋग्वेद का रिकॉर्ड करके सुनाया कि दिस इज द फर्स्ट वॉइस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट रिकॉर्डेड वॉइस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कहते हैं कि हजारों लोग थे, सब उठ के खड़े। तो उठ के खड़े होने का मतलब ये था कि बात ये इंडिया की नहीं,
बात है कि वो पहला टेक्स्ट है जिसको किसी भी ह्यूमन बीइंग ने फॉर्म में लाया, और ये ह्यूमन बीइंग की निधि है, समझ गए ना। मतलब उससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई वर्ड्स नहीं है जो रिकॉर्डेड। ये गौरव है, इसीलिए वो मानव जाति के लिए एक आदर्श है, एक प्रतिष्ठा की चीज। ये क्या है, तो उसके सामने कौन अपोनेंट है? वो प्रकृति है। इसीलिए पृथ्वी से कम की बात ही नहीं करते हो, वेद में पृथ्वी से कम की बात नहीं। और प्रकृति के साथ समन्वय बना के ही पूरा किया है। इट्स नॉट कि टू फाइट पृथ्वी और नेचर और एनीथिंग, जस्ट को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अब उसी नेचर को आप रिसर्च करके नए नए चीजें ला रहे हैं। बिल्कुल, तभी और अभी का जो कंक्लूजन आता है ना, वो कहीं न कहीं जाके वेद से मिल जाता है। तो कहते हैं कि अब वो जब कर लिए हैं तो कहते हैं आप हम कर लिए। अरे हम कर लिए, आप पढ़िए तो सब लिखा हुआ है। अब वो ठीक है, ऐसे लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके बताया, वो फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन निष्कर्ष लिखा हुआ है। तो अब जब होता है तो लोग तो तलाशेगा ना कि ये का है कि नहीं है। अच्छा, पहले से लोग कह रहे हैं कि सभी ज्ञान विज्ञान का मूल है वेद, सब लिखते आ रहे हैं, तो कोई विज्ञान होता है तो कहते हैं अरे ये है, यहाँ पे वर्णन है, तो है तो है, ठीक है। इसीलिए तो सर एजुकेट होने आते हैं हमारे इंडिया में, ये सब कल्चर लेने के लिए। विश्व गुरु तो तभी था ना, सब ओरिजिनल थॉट दिया, ठीक है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो दो तीन मंत्र ले लें जो ठीक लगे, और 22 को छोटा सा राइटअप हो और प्रेजेंटेशन हो जाए। बस ऐसे एक्सप्लेन करना है, जैसे समझ आ रहा है। असली है कि समझना, बस वो तो फॉर्मेलिटी, उसको एंजॉय करते हुए। ज्ञान से हमेशा सुख होना चाहिए। ठीक है, फिर चलें।